Hmm. What is sustainable development? सर सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट इस तरह से किया जाए कि वो आवाज नहीं आ रही आपकी। 2 मिनट से अब आ रही सर? आ रही? हाँ अब बोलिए, अब आवाज आएगी। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट ऐसे हो कि जो रिसोर्सेस है वो उनका भी डेवलपमेंट भी हो और रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज किया जाए ताकि वो फ्यूचर की पीढ़ी के लिए भी बचे रहे। बिल्कुल सही, मतलब यानी रिसोर्स फ्यूचर जनरेशंस के लिए, मतलब रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच ए मैनर दैट इट शुड बी सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, मतलब फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा हुआ रहना चाहिए। और व्हाट इज सीएसआर? सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। नहीं ठीक है, बट व्हाट डू यू मीन बाय सीएसआर? क्या है? in India, by section 35, it is prescribed that the companies which नहीं have नहीं, annual वेट turnover of मैं 1,000 नो 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 नो, आपने लास्ट क्लास एक नई ज्वाइन किया था, मैंने उसमें आपने वीडियो भी अपलोड किया, सुना नहीं शायद, लगता है मुझे। सीएसआर that you are talking about Companies Act section 135 deals with compliance methodology. What is CSR? वो नहीं बता रहा है। My question is what is CSR? I am not asking you what are the compliance procedures. तो आपको CSR बताना है। What is CSR? What do you mean by CSR? पहले CSR तो समझे, तब कंप्लायंस की बात करेंगे। अगर हम CSR ही नहीं समझते हैं एक्चुअल में, तो हम कंप्लायंस क्या कर सकते हैं एस्टेल में? एक बार ट्राई कर सकते हो सर? हाँ बोलिए। Corporate social responsibility is an obligation on enterprises towards the society to do such a thing that is desirable for society as volunteer. नहीं, एक सीएसआर का बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। रतन प्रिया बोलिए तो व्हाट इज सीएसआर इन द मीन टाइम? सर हाँ बताइए। सर हिंदी में बताया फिर डेफिनेशन बताया? आप दोनों में बता सकते हैं, पहले आप इंग्लिश में बताइए अगर, और देन आप हिंदी में समझाइए। A commitment which is done by business to contribute to economic development for the improvement of the quality of life of society and their workforce and their families. ठीक है। CSR एक रोल है जो कंपनीज के द्वारा प्ले किया जाता है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा होता है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल सही। तो सिंपली कहना था, देखिए, तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए बैलेंस्ड अप्रोच। आपने उतनी डेफिनेशन जो कही, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोग सुनेंगे। सीएसआर क्या है? इट इज ए बैलेंस्ड अप्रोच जो आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस तीनों को ध्यान में रखता है। यही है ना? यस सर।
अभी मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, मैं क्यों क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, और जो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहे, और आप लोग जो पढ़े हैं समझे हैं, एक्चुअल जैसा पढ़ना चाहिए जैसा समझना चाहिए वैसा है कि नहीं। तो देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द रोल दैट कंपनीज कैन प्ले इन मीटिंग द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड इंटेल्स ए बैलेंस्ड अप्रोच टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, जो तीनों को समाहित करता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो होना ही चाहिए, साथ में सोशल प्रोग्रेस भी होना चाहिए, साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को नजरअंदाज नहीं करना है। अगर तीनों बातों को ख्याल करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपना एजेंडा फिक्स करती है और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस एजेंडा पे काम करती है, तो वही कहलाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे सोशल प्रोग्रेस भी होना चाहिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस भी होना चाहिए। तो आई थिंक आगे से दिक्कत नहीं होगी। जब भी पूछा जाता है व्हाट इज सीएसआर, तो आप पहले ए बताएंगे, देन बताएंगे जो कंपनी के लिए जो है सो कंप्लायंस प्रोसीजर्स है, उनके ऊपर सेक्शन 135 का लीगल ऑब्लिगेशंस है, एंड दे हैव टू फुलफिल, और अप्लाई कब होता है, कौन सी कंपनी में एप्लीकेबल होता है, टर्नओवर के बेसिस पे, नेटवर्थ के बेसिस पे, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे। टर्नओवर जब 1000 और मोर, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, तो ऐसे कंपनियां पे यह अप्लीकेबल हो जाता है। जब अप्लीकेबल हो जाता है तो एवरेज लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट का 2% सीएसआर, नेट प्रॉफिट, एवरेज लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट के एवरेज 3 इयर्स नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स होता है, वह उसका 2% सीएसआर एक्टिविटीज पे खर्च किया जाता है। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था, उसमें इकोनॉमिकल, लीगल, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग चर्चा किया था, और एक डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। फिर हम लोगों ने इंटरेस्टेड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। अभी जस्ट हम लोग पर क्या है, सीएसआर के अंदर में जो बैलेंस अप्रोच होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करती है, सोशल प्रोग्रेस की बात करती है, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस की बात करती है। तो अब प्रोटेक्शंस ऑफ एनवायरमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी इस पे चर्चा की थी, और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस एक समस्या है, प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग था, और आई थिंक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा ही, वातावरण प्रदूषित होगा ही। अब उसको निजात पाने के लिए, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे। और अभी हम देख रहे थे लास्ट 2-3 इयर्स में दिल्ली में बहुत सारे नियम लागू किए गए, ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया। मींस पॉल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा तो नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के साइड से स्टेप्स लिए जाते हैं। और एक ग्रीन ट्राइब्यूनल भी बनाई गई है, बहुत सारी सरकारी संस्था भी बनाई गई है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस करने के लिए, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे उस पे। तो प्रोटेक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट इज सीरियस इशू बच्चे, बहुत बड़ा सीरियस इशू है। आज कोविड-19 हमारे चीफ मिनिस्टर
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा भाई कोविड के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो उनका कहना था जो पॉल्यूशन यहाँ ज्यादा है जिसके वजह से, और कोविड सांस वाली प्रॉब्लम है और इसमें ज्यादा यह फैलता है। तो इन्वायरमेंट इज सीरियस इशू दैट कन्फ्रंट्स बिजनेस मैनेजर्स एंड डिसीजंस, जिसका सामना करना पड़ता है। बच्चे आज मैं बता दूं, कोई भी फैक्ट्री लगानी होती है सिंपली, और वहां से पॉल्यूशन इमिटेड निकलेगा तो उसे पॉल्यूशन विभाग से एनओसी लेना पड़ता है। होटल लगाने के लिए भी पॉल्यूशन विभाग से एनओसी लेना पड़ता है, हॉस्पिटल लगाने के लिए भी पॉल्यूशन विभाग से एनओसी लेना पड़ता है, या सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, या लाइसेंस लेना पड़ता है, या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो एनओसी उसके लिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भाई पॉल्यूशन विभाग को इस इंडस्ट्री से कोई पॉल्यूशन नहीं होना है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया है। अक्सर हम भाई इन्वायरमेंट सर आप बात कर रहे थे इतने दिनों से, बिजनेस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, तो होता क्या है इन्वायरमेंट, इसको भी समझना चाहिए। तो जितने भी सराउंडिंग्स है, सोसाइटी बता रहा था ना मैं, सोसाइटी के अंदर में बिजनेस क्लास भी रहते हैं, कंज्यूमर भी रहते हैं, कस्टमर भी रहते हैं, गवर्नमेंट भी रहते हैं, वर्कर भी रहता है, एम्प्लॉय भी रहता है, सब रहते हैं। तो इन्वायरमेंट कहते हैं तो टोटलिटी ऑफ मैन सराउंडिंग्स, आप लोग के आसपास ह्यूमन बीइंग्स के सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग्स करने का मतलब होता है आसपास, नजदीक में जो भी नेचुरल एंड मैन मेड जो कुछ भी है सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब सराउंडिंग्स में क्या आ सकता है, नेचर ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स समझते हैं, नेचर ऑफ रिसोर्स, नेचर ऑफ रिसोर्स, यस टेल मी, नेचर ऑफ रिसोर्स समझते हैं, रिसोर्स का मतलब समझते हैं आप लोग? यस सर, सर क्या सर प्राकृतिक साधन। ओके बिल्कुल सही। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, जैसे कोयला हो गया, आयरन ओर हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, तो जो भी हमारे लैंड के नीचे से नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। आगे बात करता है लैंड, लैंड भी नेचर ऑफ रिसोर्स है, वाटर भी नेचर ऑफ रिसोर्स है, एयर हवा हम जी सकते हैं, फौना फ्लोरा रॉ मटेरियल्स ऑल आर नेचर ऑफ रिसोर्सेज। अब आता है मैन मेड रिसोर्स, कल्चरल हेरिटेज। रोहित, दिल्ली में क्या है कल्चरल हेरिटेज? कल्चरल हेरिटेज है सर लाल किला, लाल किला, और क्या है? और है सर कोई मीर बाबा दरगाह नाम से, आई डिडंट रिमेम्बर सर नेम, सही से याद नहीं मुझे, अच्छा ठीक ऐसा है। ही कुछ है नहीं। आगरा और में भी क्या बहुत है? सारे हैं सर, जैसे इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है। जी, आगरा में, आगरा में सर ताजमहल। तो ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। हवा महल कहाँ है? क्या सर? हवा महल, हवा महल जयपुर। गुड। तो कल्चरल हेरिटेज का भी हिफाजत होना है। देखिए आप, हर जो राज्य है किसी न किसी कल्चरल हेरिटेज की वजह से जाना जा रहा है। तो कल्चरल हेरिटेज
सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड द पीपल। ये सारे को सब मिला के इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो नेचर ऑफ रिसोर्स हो चाहे मैनमेड हो। ताजमहल मैनमेड है ना भाई, हवा महल मैनमेड है ना, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ऑल आर मैनमेड। तो यहां पे बात आती है क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। एक सिंपल सा बात बच्चे मैं करना चाहता हूं, आपके दादाजी कितने साल के बाद, दादाजी जी अभी जीवित हैं या एक्सपायर कर चुके हैं? नहीं सर, एक्सपायर हो चुके हैं? नहीं सर, एक्सपायर हो चुके हैं कितने 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 उम्र में एक्सपायर किए थे? सर, लगभग 77। 77। जनरली हम लोगों, जब हम बच्चे थे तो उस समय जो बूढ़े को देखा करते थे 80 साल में भी वह तंदुरुस्त हुआ करते थे और उनकी एवरेज आयु 90 के रेंज में जाती थी। आज से 35, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले कि अगर ओल्ड एज मैन को हम लोग देखते थे तो उनकी एवरेज आयु 80 प्लस ही होती थी, और आज जो है सो एवरेज आयु 60 है, 65। क्यों? कारण जानने, सोचे। क्योंकि बच्चे और हम लोग जब तक उस दहलीज पे पहुंचेंगे तो हो सकता है बिलो 60 हो जाए एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल। regions and the only regions is pollutions। हम जो भोजन लेते हैं प्रदूषित भोजन लेते हैं, सांस लेते हैं प्रदूषित हवा में रहते हैं, तो वातावरण ही प्रदूषित, और किसने किया? हम सब ने मिलके किया है। हम सब इस कदर अंधे हो गए जो हमने इन्वायरमेंट के, वातावरण के बारे में सोचा ही नहीं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में हमने अपने स्वास्थ्य, हेल्थ कंडीशंस को डेटोरिएट कर लिया, गिरा दिया। जीवन की जो आयु था उसके साथ कंप्रोमाइज कर लिया। तो क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट इज फास्ट डेटोरिएटिंग, मतलब बहुत तेजी से गिर रहा है। डेटोरिएट मतलब खराब होना। जो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट है वह बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होता है? कल कारखाना लगाना, और उस एक्टिविटी से क्या निकलता है? पॉल्यूशन से निकलता है, और भी इफ्लुएंट निकलते हैं जो प्रदूषित होते हैं, केमिकल निकलते हैं। और आज मैं एक एग्जाम्पल अभी देना चाहता हूं, आप लोग समझेंगे बहुत बारीकी से। पहले भी फ्लड आता था, हमने बचपन में देखा है फ्लड को, लेकिन पेड़ पौधा को ज्यादा क्षति नहीं होता था। बट अब जो फ्लड आता है तो जिस जिस इलाके से वो फ्लड जाता है, जिस पौधे को टच करता है वो पौधा सूख जाता है। क्यों? क्योंकि आज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी एक्सपैंड कर गई है और लोग इतने कैजुअल हैं, केयरलेस हैं, जो इंडस्ट्री से जो केमिकल्स रिसाव होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हर कोई नहीं, कुछ लोग। और जिसका परिणाम स्वरूप होता है जो वह फ्लड जब आता है तो वाटर में मिक्स करके सारे पेड़ पौधे को नुकसान कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा डैमेज कर रहा है। तो क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट इज फास्ट डेटोरेटिंग ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और यही कारण है मेरे बच्चों, जो मेजर सिटीज कानपुर, जयपुर, दिल्ली, पानीपत, कोलकाता, ऐसे शहरों में सरकार का कहना हुआ, भाई आप इंडस्ट्री जो शहर के अंदर बैठा के रखे हो उसको बाहर ले जाओ, क्योंकि यहां पे जनजीवन बड़े पैमाने पे प्रभावित हो रहा है। The emissions are seriously affecting the health of the people। दिल्ली वाले से पूछो क्या समस्याएं हैं उनको जीवन में, सब कुछ रहते हुए भी सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं।
सारी सुख सुविधाएं हैं, आराम है, फैसिलिटीज है, फिर भी सांस की समस्याएं हैं जो हमारे नेचर ने फ्री में दे के रखा है, कुछ पैसा नहीं लगी, फिर भी उसको सही से हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, हमने उसे प्रदूषित कर दिया है। और खास तौर से लॉकडाउन में हम लोगों ने फील किया, इस साल बारिश बहुत हुई। क्यों? लास्ट 10 इयर्स में हम लोगों ने देखा ड्राइनेस का शिकार हुआ करता था, बारिश नहीं हुआ करती थी, बट इस बार तो बारिश एवरेज से ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि वातावरण पर इंडस्ट्री बंद रहा। देखिए इंपैक्ट समझिएगा, इंडस्ट्री बंद रहा, बसेज बंद रही, व्हीकल्स बंद रहा, तो वातावरण प्रदूषित नहीं हुआ, तो नेचर ने बारिश कर दिया, खूब बारिश हुई। इस बार मुजफ्फरपुर शहर तो देखा, बारिश इतनी हुई जो जल जमाव की समस्या जो है सो कई महीनों तक रहा, शहर झेलता रहा, हर शहर ने झेला, पटना ने भी झेला वाटर लॉगिंग की समस्या। तो सबसे बड़ी नटसेल में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा बच्चा, इमिशंस मतलब जो धुआं निकलता है, जो भी कोई भी इंडस्ट्री से या व्हीकल से जो कुछ भी निकलता है, स्मोक निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज इमिशन। Emissions are seriously affecting the health of the people. The injections of harmful substances into the environment is in fact largely the result of industrial productions. और ये जो harmful substance, अक्सर दिल्ली वाले से पूछ ले, जो सरकार कहती है जो मोनोऑक्साइड इतना मात्रा हो गया, हवा में इतनी मात्रा है, हवा में इसकी इतनी मात्रा है, तो ये हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड सब्सटेंस होता है, जो इन्वायरमेंट में जाके मिक्स होता है। और ये सारी बातें हो रही है रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। और सिंस सम वेस्ट इज इनविटेबल इन द यूज ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी, the manufacturer face a great challenge in minimizing the adverse impact of waste by using proper technology. करे कुछ तो वेस्ट निकलेगा ही। अरे भैया आप खाना बनाते हो, खाना खाते हो, या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलता ही है और निकलेगा ही। मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं, एज ए कंज्यूमर आपका पास मोबाइल है और मोबाइल क्या हो गया, टूट गया, तो आप क्या करेंगे, वातावरण में फेंक देंगे और उससे जब वो वातावरण में मिट्टी में मिलेगा तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कर रहे हैं। या हम पॉलीथीन यूज करते हैं, या बहुत सारे ऐसे सामग्री यूज करते हैं जो जाने अनजाने में हम कचरा समझ के उसे फेंकते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो वेस्ट है वह पॉल्यूशन का रूप लेता है। और इंडस्ट्री में तो वेस्ट निकलना ही है, मटेरियल यूज करेगा, एनर्जी यूज करेगा, मान लीजिए गैस यूज हो रही, तो गैस तो कहीं ना कहीं रिश्ता ही है थोड़ा ना बहुत, तो इनविटेबल है, मतलब वो उसको दूर नहीं किया जा सकता है। यूज ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी, द मैन्युफैक्चरर्स फेस ए ग्रेट चैलेंज। मैंने शुरुआती में ही स्टार्ट जब किया तो मैंने बोला एक प्रॉब्लम था, है और रहेगा, क्योंकि हम डेवलपमेंट के इस कदर डूब गए हैं डेवलपमेंट में, जो पॉल्यूशंस तो टोटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, एक मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मिनिमाइजिंग द एडवर्स इफेक्ट मतलब इंडस्ट्री जो ग्रो हो रहा है उसका कुछ दुष्परिणाम भी है। एडवर्स इंपैक्ट मतलब दुष्परिणाम, बाय यूजिंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। और भी है हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल से कितने कचरे निकलते हैं, सिरिंज, जो भी मेडिसिन यूज नहीं होता है सारे डस्ट में जाता है, और कहीं ना कहीं वो वातावरण को प्रदूषित करता है। और मेडिकल
ट्रीटमेंट में तो बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। तो पॉल्यूशन चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर। तो पॉल्यूशन क्या करता है? चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि वातावरण में जाके क्या मिल जाता है? मान लीजिए मोबाइल फेंक दिया तो वह लैंड को भी प्रदूषित किया, उसकी कुछ गैसें निकल के हवा में भी गई, वाटर में भी गया, तो उसका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करता है। एंड पॉल्यूशन जो है सो हार्म करता है ह्यूमन लाइफ एंड लाइफ ऑफ अदर सोसाइटीज। यह अपना डिग्रेड्स करता है लिविंग कंडीशंस। और हमने बताया ही एवरेज आयु 90 थी, वो 70 हो गई, कुछ दिन बाद 60 हो जाएगा। एक्चुअली मैंने जो 9th 10th की जो बुक पढ़ी थी ना सर, जी तो शायद ऐसा तो है कि पॉल्यूशन के हिसाब से हमारी आयु घटती जा रही है सर। पर जो एवरेज जो आयु है लोगों की, जो एवरेज एज है वो बढ़ता हुआ दिखाया गया है ग्राफ में। 10th के पास एक ग्राफ है, उसमें सर हर 10 साल में लोगों की जो एवरेज आयु है वो बढ़ती है, घट नहीं रही, अब बल्कि बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे मैं बताता हूँ। एवरेज आयु बोल रहा है बच्चे, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले क्या हुआ करता था बच्चे, बहुत सारे ऐसे बीमारियां आती थी, पोलियो या लकवा या हैजा जैसे बीमारियां आती थी, कॉलरा जैसे बीमारियां आती थी। तो एक बार में कई गांव के गांव लोग सफा हो जाते थे और छोटे बच्चे में बहुत सारे मृत्यु हुआ करता था, डेथ। तो एवरेज आयु कैसे निकलता है? जितने भी जन्म लिया और सबका आयु जोड़ के मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। तो पहले क्या, अभी क्या हो रहा है, जो यंग जनरेशन बहुत सरवाइव कर रहे हैं, मतलब बच्चे में लोग मर नहीं रहे हैं, पहले बच्चे में मर जाते थे। बात समझ में आ रही है ना? एवरेज आयु जो है सो पीपल का इंक्रीज कर रहा है, नो डाउट, अनडाउटली एवरेज आयु ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग। एवरेज का बात कर रहा है, नॉट इंडिविजुअल। रोहित, क्लियर हुआ? यस सर। चीजें क्लियर हो गई ना? अभी भी Yes, डाउट sir. है? नो सर। ओके। हम बात कर रहे थे उस समय में एवरेज लोग 80-90 जीते थे, लेकिन जैसे मैं ही बताता हूं, जैसे मेरे पिताजी 7 भाई थी, लेकिन हर भाई उनका जो है सो कोई 10 साल में, कोई 12 साल में, कोई 5 साल में, कोई 7 साल में, कोई 22 साल में एक्सपायर्ड हो गए। उस समय में वैसी बीमारी आती थी। वह दशक मुझे याद नहीं है, बाबूजी बताते थे। तो क्या हुआ, साथ में एक बार में मतलब लोग लेके जा रहे हैं, दाह संस्कार करके आ रहे हैं, और जो दाह संस्कार में गए थे उसकी भी तबीयत खराब हो गई, हैजा कोलरा हो गया। और जैसे अभी कोविड में हो रहा है, तो कोविड तो क्या हो गया, ये टचिंग डिजीज आ गया और वैश्विक हो गया। लेकिन इंडिया दैट टाइम शिकार हुआ करता था इस तरह के डिजीज से, खासतौर से बात फ्लड के बाद, जब बाढ़ आती थी, और बाढ़ के बाद जो प्रदूषित और जो महामारी फैलता था, उससे बहुत सारे लोग मीन्स डेथ कर जाते थे। लेकिन अभी वैसी महामारी नहीं देखने को मिलती है, खासतौर से इंडिया में। हाँ, लेकिन अभी कोविड-19 आया है, वैश्विक है, नया है, इस पे भी वैक्सीन आ जाएगा तो हम लोग इसको छुटकारा पा लेंगे। तो बात थी पॉल्यूशंस की। पॉल्यूशंस करता क्या है? चेंज कर देता है एयर, लैंड एंड वाटर के बायोलॉजिकल फीचर्स को, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को डिग्रेड्स करता है, लिविंग कंडीशंस को, while वेस्टिंग और डिप्लीटिंग रॉ मटेरियल रिसोर्सेज। और यह भी कारण है, देखिए आज जो हमारे पास रिसोर्स आ रहे हैं उस क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं। हम अभी भी, आप अगर दरभंगा जाएंगे तो वहां पे दरभंगा महाराज का जो
किला बना हुआ है, उस ईंट को देखेंगे तो आज भी उस ईंट में किसी भी ढंग का जो है सो आपका दिमक नहीं लगा है। उसकी हाइट होगा 20 से 25 फीट या 30 फीट हो सकती है, कहीं से भी दीवार में। लेकिन आज आप हम लोग ईंट की मकान बनाते हैं, 10 साल में दीमक लग जाता है, मॉइस्चर लगता है, 10 तरह का दीवार में जो इशू आता है वॉल में। तो जो रॉ मटेरियल्स, अब पॉल्यूशन का, मिट्टी भी तो पॉल्यूटेड हो रहा है, उसकी शक्ति छीन हो रही है, तो क्या हो रहा है, ओवरऑल डिप्लीट कर रहा है रॉ मटेरियल रिसोर्सेज। द कंट्री कल्चरल हेरिटेज इज ऑल्सो अफेक्टेड and becoming increasingly difficult to protect all historical monuments. लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, तो ये जितने भी हिस्टोरिकल है, तो आज से जो 25 साल 30 साल पहले थे जो कलर था उसका, आज वो फेड हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। और पॉल्यूशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि वातावरण तो एब्जॉर्ब, मतलब उतना ही कैपेसिटी होता है ना, कितना वो ले सकता है। वातावरण में अगर एक्सेस मात्रा में कोई भी अगर आइटम को हम छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव इंपैक्ट करेगा। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड वेस्ट। और कुछ हैजार्डस वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट कहते हैं जो केमिकल वेस्ट होता है, जो खतरनाक होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, इसको हम लोग हैजार्डस पोल्यूटेंट बोलते हैं। इसके अंदर में टॉक्सिक होता है, मतलब पॉइजन जैसा कोई अगर चीजें होती है, अगर वह कोई, अक्सर हम लोग देखते हैं जो पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। और पॉल्यूशन लास्टली risk to the environment, risk to the environmental quality, human health, and damage to the natural and man-made resources. तो हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसका प्रोटेक्शन हो, और यह प्रोटेक्शन हो सकता है कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन की वजह से। तो प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट इज डायरेक्टेड रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे, ऑल्दो हम लोगों ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में जब बात कर रहा था तो कॉज ऑफ पॉल्यूशन के बारे में बात किया था ही, बट फिर से एक बार बात करते हैं, ये ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। जी कुछ पूछ रहे थे? यस सर। क्या डेवलपिंग कंट्री ज्यादातर वेस्ट जो होता है वो डेवलपिंग कंट्री में इतना ज्यादा क्यों पाया जाता है? जैसे कि अमेरिका सब है तो वहां भी तो सर फैक्ट्रियां होंगी, उनका भी तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक है। पर न्यूयॉर्क का उस दिन मैंने टीवी पे देखा तो बहुत ही कम, 26-27 के आसपास पॉल्यूशन का लेवल था, जो कि पॉल्यूशन था ही नहीं। बिल्कुल, जो कंट्रियां डेवलप्ड हो गई है तो वह ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीनरियां यूज करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनका वेस्ट मैनेजमेंट जो है बहुत बेहतरीन है। तीसरा, जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं उनके पास ऐसा सिस्टम है जो उनके जो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट पोल्यूटेंट होते हैं वह दूसरे कंट्री को बेच देते हैं। समझिएगा बात को। किसी डेवलप्ड कंट्री के लिए कोई चीज जो वेस्ट हो जाता है वह दूसरे कंट्री के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? और आप सिंपल से और छोटे लेवल पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। आपके घर में मान लीजिए किसी के घर में बहुत सारा फर्नीचर्स है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट वो शिफ्ट करके किसी दूसरे शहर में जा रहा है, तो उसके लिए वेस्ट हो गया, वो किसी और को दे देता है, उसके लिए कचरा है, बट किसी और के लिए तो वह यूज कर सकता है ना। और सेकेंड हैंड लोग सामान खरीदते ही हैं।
और बेचता कौन है? दो कंडीशन में बेचता है, या तो उसको पैसे की जरूरत होती है या लगता है उसे काम का नहीं है। तो यही कारण है जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में फर्क है। डेवलप्ड कंट्री एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप होने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं, स्टेप्स उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहा है। ओके ओके सर। तो कॉज ऑफ पॉल्यूशंस इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शंस। इस सबसे इंडस्ट्री मतलब जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, एग्रीकल्चर में भी जो है सो आज हम केमिकल यूज करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे बीमारियां होते हैं पेड़ पौधे में लगते हैं, या अच्छा फसल हो उसके लिए हम लोग केमिकल डालते हैं। प्रोडक्शंस अच्छे में ज्यादा प्रोडक्शंस हो उसके लिए भी केमिकल यूज करते हैं। इसके अलावा माइनिंग, माइनिंग मतलब जो हम लोग रिसोर्स निकालते हैं, कोल निकालते हैं, जो जो कोल इलाका होता है, आप जहां भी सीसीएल है, धनबाद हो गया, जहां भी माइनिंग होती है, वो जो आसपास का इलाका होता है वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, बिकॉज उसके जो डस्ट होते हैं उस वातावरण में ही फैलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, गाड़ियां होगी, धुआं निकलेगा। कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शंस के आसपास इलाके में भी अगर रोड बनता है, कहीं भी किसी भी इलाके में अगर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां पे सैंड यूज होता है, सीमेंट यूज होता है, तो अनायास ही वातावरण में फैलता है, पॉल्यूशन करता है। और एज ए कंज्यूमर हम तो वेस्ट जनरेट करने का मशीन है, कुछ भी यूज किए, जरूरत का नहीं है फेंक दो, फेंक दो, थ्रो करो। हम लोग यूज एंड थ्रो पेन खरीदते हैं और हम जानते नहीं है, ऑल्दो बहुत सस्ते में तो अवेलेबल हो गया, बट यूज एंड थ्रो पेन इन्वायरमेंट को कितना बड़ा डैमेज करता है, शायद इसको हम लोग परसीव नहीं कर पाते हैं। पेन को यूज करते हैं और इन्वायरमेंट में, वातावरण में फेंक देते हैं। वह जब लैंड से मिलता है, केमिकल रिएक्शंस होके वातावरण को बहुत गहरा आघात पहुंचाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं, कॉज ऑफ पॉल्यूशन है। और जो वेस्ट होता है, जितना भी वेस्ट हम निकालते हैं, सारे वेस्ट कंटेंट पोल्यूटेंट्स, कुछ न कुछ पोल्यूटेंट्स होता है उसके अंदर में, which are the materials of chemicals। अरे मेरे भाई, प्लास्टिक का जो आइटम बना है यूज एंड थ्रो पेन केमिकल का ही तो बना हुआ है। आप तो बोले सर सॉलिड है, मिट्टी में डाल देंगे तो ही कुछ होगा। अरे मिट्टी में वो मिलेगा, मिलने के बाद वो क्षय होगा और कहीं ना कहीं वातावरण को प्रदूषित करेगा। उस पर सनलाइट आएगा, एक एक्सेस टेम्परेचर में जाएगा, या हम कोई केमिकल को उस पेन को जो है सो जलाते हैं, उससे भी वातावरण में जो है सो पोल्यूटेंट निकलेगा ही। So that have been discarded during the process of productions or consumptions. Pollution is caused by these pollutants which are released into the environment beyond its assimilation capacity. जितना environment में मिल गया, कुछ ऐसे तत्व निकलेंगे जो मिल नहीं सकते, घुल नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा ही। और जो इंडस्ट्रियां हैं, मेजर जनरेटर है वेस्ट, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड टॉक्सिटी। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस जो होता है उसको टॉक्सिटी बोलते हैं। और बिजनेस एक्टिविटीज, हम लोग शुरुआती फर्स्ट क्लास में पढ़े थे बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज में प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंजम्पशंस, ये सारे जो है सो पॉल्यूशन प्रॉब्लम है। हम पहले बात करते थे बच्चे, चैप्टर 2 में बात किए होंगे, चैप्टर 1 में, यह हेल्पिंग है, एड्स टू द बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। बट आज बात कर रहे हैं बच्चे हम, कुछ एडवांस हो गया तो क्रिटिकल बोल रहे हैं, क्रिटिकल है, यह सब
कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को प्रदूषित करने में सहायक है। और मेनी बिजनेस इंटरप्राइज हैज बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर वाटर एंड लैंड नॉइज पॉल्यूशंस, और दिल्ली इसका बहुत बड़ा शिकार है। एयर पॉल्यूशंस, अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ पॉल्यूशंस में। एयर, हवा, और हवा क्या है, रिजल्ट ऑफ इसमें लो एयर क्वालिटी हो जाती है। जब लो एयर क्वालिटी हो गई तो एयर पॉल्यूशंस, और जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा इमिट होता है या व्हीकल से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंडस्ट्री से होती है और जो गाड़ियां चलती है उससे निकलता है। ऑटोमोबाइल्स लिख भी दिया, इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द एयर पॉल्यूशंस, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली स्मोक निकलती है एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पॉल्यूट द एयर, और जिसके वजह से ओजोन लेयर की समस्या आ रही है। ओजोन लेयर लीडिंग टू द डेंजरस वार्मिंग ऑफ द अर्थ, हमारा ओजोन लेयर में जो क्षय हो रहा है जिसकी वजह से हम धरातल पे हॉट टेम्परेचर्स की फीलिंग करते हैं। अब आते हैं वाटर पॉल्यूशंस। यहाँ भी जो केमिकल है, वेस्ट है, जो डंपिंग हो रहा है, डंपिंग मतलब कहीं पे लिए डंप कर दी, कचरा को डंप करना होता है, डंपर मशीन आता है ना, कचरा को डंप करना। कुछ भी है घर में, घर से बाहर निकले, आसपास एक ढेर लगा है वहां पे डंप करते चले गए, और वो क्या हुआ, बारिश हुआ, बरसात हुई, फ्लड आया, सब जाके जल में मिल गया। और फॉर इयर्स business enterprise have been dumping waste into the rivers, और उनके इंडस्ट्री के जितने भी डंपिंग होते हैं, वेस्ट होते हैं, वह ड्रेन के सहारे नदियों में, नालों में, लेक में उसकी बहाव करते हैं। तो डंपिंग वेस्ट इनटू रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स विथ लिटिल रिगार्ड फॉर द कंसिक्वेंसेज, इस चीज की चिंता वो छोड़ देते हैं जो इसका कंसिक्वेंसेज क्या होगा, परिणाम क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए उन्हें प्रोटेक्शंस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस इंस्टॉलेशंस कराने होंगे। अब एक एग्जांपल देते हैं, ईटीपी मशीन होता है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। हर इंडस्ट्री को जो वाटर उससे निकलता है उसको पुनः रिसाइकल करके, हर इंडस्ट्री से बड़े पैमाने पे गंदगी वाटर निकलती है। तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट में लिखा हुआ है जो ईटीपी मशीन लगानी होती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लांट लगानी होती है, जो करता क्या है, उस वाटर को पुनः से रिसाइकल करके, यूजेबल करके उसी वाटर को यूज करना होता है। लेकिन उसको लगाने में खर्चा लगता है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, वो डिपेंड करता है। तो इंडस्ट्री करती नहीं है, इस पैसे को बचा लेती है, और इस नुकसान हार्म क्या होगा इस पे बिल्कुल वह ध्यान नहीं देती है। इसके बाद आता है लैंड पॉल्यूशंस। अभी हम बात कर रहे थे ना, जो भी डिवाइस होता है उसको हम लोग डंप करते हैं, टॉक्सिक वेस्ट ऑन लैंड, जो लैंड पॉल्यूशंस को, या हॉस्पिटल के बहुत सारे वेस्ट होते हैं जो बहुत ही केमिकली इंपैक्टेड होते हैं, और वातावरण में अगर उसको छोड़ दिया जाए, डंप कर दिया जाए लैंड में, तो बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑफ जो लैंड है उसको डैमेज करता है, क्वालिटी ऑफ लैंड को अनफिट करता है फॉर एग्रीकल्चर। तो रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड दैट हैज ऑलरेडी बीन डैमेज्ड इज अ बिग प्रॉब्लम। अब जो डैमेज हो गया उसको सुधार करना तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो स्टेप क्या लेना है जो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोगों को कदम उठाना है। तो हम लोगों ने देखा एयर, वाटर, लैंड और नॉइज। जो भी फैक्ट्री चलती है तो साउंड निकलता है वहां से, रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, तो इनोवेंस होता है और सीरियस हेल्थ हैजार्ड है।
जितनी भी गाड़ियां निकलती है हॉर्न, तो इसीलिए स्कूल के आसपास में लिखा हुआ रहता है साइलेंस जोन, नो हॉर्न प्लीज। एंड नॉइज पॉल्यूशन कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिजीज लाइक लॉस ऑफ हियरिंग। और हम लोग जो डीजे बजाते हैं, डीजे पे जो डांस करते हैं, वह भी कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन करता है। और हम लोग ज्यादा उतना साउंड में एकदम मन विचलित हो जाता है। और इसीलिए बड़े शहरों में आप देखते हैं, छोटे शहरों में तो नहीं, बड़े शहरों में 10 बजे तक ही माइक वगैरह यूज किया जा सकता है, परमिशन से लेनी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, पहले शहर, अब क्या है गांव में, खास तौर से मैं अभी गया था तो मैंने देखा क्या करते हैं वो लोग, 24 आवर्स बड़े बड़े माइक लगा देते हैं फेस्टिवल सीजन्स पे, और भजन कीर्तन भगवान का बजाते रहते हैं। उनको ये नहीं, जो भैया कोई सो नहीं पा रहा होगा, कोई चिंता नहीं है। आप बात नहीं कर सकते हैं, इतने साउंड में रहते हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं है। आप धार्मिक रोक भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, तो कहेगा धार्मिक इशू पे मतलब जो है सवाल उठा रहे हैं। ये समस्याएं हैं। लोग जो एजुकेशन अनएजुकेशन की वजह से धर्म और आस्था में इस कदर जो है सो खो गए हैं, जो कहीं ना कहीं वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। और हमें तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि 24 आवर्स वो लोग बंद ही नहीं करते। मतलब मैं 4 दिन रहा, 4 डेज कंटिन्यूअस। मुझे तो जब लाइन कटता है, आजकल तो लाइन भी नहीं कटता है, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है। 24 आवर्स बिजली सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, और ये लोग बाजा बजाते रहते हैं, गाना लगा देंगे। चलिए, थैंक यू। कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हैं। नहीं, मैं इसलिए बता दिया लास्ट में, नॉइज पॉल्यूशन में वह भी एक बहुत बड़ा समस्या है। आप अगर साउंड स्पीकर बजा रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इस चीज को हमें समझना होगा। या डीजे पे हम लोग डांस करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन वह भी वातावरण को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहा है। तो इसे भी सोचने की जरूरत है और चेक करने की जरूरत है। इस पे हम लोगों को विचारने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एनी डाउट? तो सेशन को एंड करते हैं। हाँ सर, आप कॉज ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक वर्ड बोले थे आप, CCN। CCN? यस सर, आप वर्ड बोले थे।